हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स यानी संरूपण समावयवों के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हमारे कोर्स में है इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन और उसके साथ ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो इस लेक्चर सीरीज़ को हम बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। आज हम जान लेते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बातें, कुछ शुरुआती बातें। सबसे पहले कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या है और हम इनको क्यों पढ़ें। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऐसे समावयवी हैं, ये संरूपण जो कि एक से दूसरे में हम सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बंध के चारों ओर घूर्णन करके ही प्राप्त कर सकते हैं एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर को। और इन आइसोमर्स के बीच जो ऊर्जा का जो अंतर होता है वो बहुत कम है, वो है 3 से लेके 15 कैलोरीज पर मोल। और ये जो ऊर्जा है एक समावयव को दूसरे समावयव में परिवर्तित करने के लिए ये ऊर्जा आसपास के वातावरण से ही प्राप्त की जा सकती है। इन आइसोमर्स को कॉन्फॉर्मर्स संरूपण, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फॉर्मेशंस या रोटेशनल आइसोमर्स के नाम से भी जाना जाता है। रोटेशनल आइसोमर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये एक से दूसरे में केवल सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों ओर रोटेशन के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके अध्ययन को यानी संरूपणों के अध्ययन को या कॉन्फॉर्मर्स के अध्ययन को कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस या संरूपीय विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं, इसके अध्ययन की क्या उपयोगिता है। देखिए, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ते चले जाएंगे, उसमें रिएक्शन मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे और कई प्रश्न आपके ऐसे आएंगे कि कोई यौगिक दिया हुआ होगा, उसमें रिएक्शन करने के पश्चात किस किस प्रकार के समावयवी उत्पाद प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशंस में। ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। जब कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में आप जानेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज़्म को, क्रियाविधि को अच्छी तरह से समझा सकेंगे या समझ सकेंगे और तरह तरह के जो समावयवता वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर दे सकेंगे। खास तौर पर किसी अभिक्रिया के होने के बाद उसमें प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आइसोमेरिज्म आप बेहतर समझ सकते हैं। उनका अनुपात, किस अनुपात में कौन सा आइसोमर बनेगा और क्यों बनेगा, वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस या कॉन्फॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन CH3 या C2H6, और इसमें आपको मालूम ही है कि 2 कार्बन है और दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। कॉन्फॉर्मेशंस जो हैं वो संतृप्त यौगिकों के ऐसा कॉन्फॉर्मेशंस ही पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये जो संरूपण समावयवी हैं वे संतृप्त यौगिकों के समावयवी हैं और एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के चारों ओर या आसपास रोटेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन में 2 कार्बन सिंगल बंध के द्वारा बंधे हुए हैं और अगर हम किसी एक कार्बन को फिक्स रखें और दूसरे कार्बन को घुमाते रहें इस एकल बंध के आसपास, तो हमें बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशंस प्राप्त होंगे। हमें ये इसमें से जो 2 मुख्य हैं, एक है
इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन यानी ग्रसित संरूपण, और दूसरा है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या अंतरित संरूपण। ये दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण है और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे है इथेन का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है ख़ास तौर पर ऑप्टिकल आइसोमर्स के या प्रकाशिक समावयवियों के बारे में लिखा जाता है, या फिर यह है कार्बोहाइड्रेट्स को समझाने के लिए लिखा जाता है। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले की ये खासियत है कि यह इक्लिप्स्ड या ग्रसित संरूपण को प्रदर्शित करता है। यह स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या अंतरित संरूपण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें ये देखिए, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जहाँ आपस में एक दूसरे को काटते हैं उस पोजीशन को कार्बन की पोजीशन मानी जाती है। तो यहाँ एक यहाँ कटे ये दोनों लाइंस, और यहाँ कटे तो यहाँ और यहाँ पर इन दोनों जगहों पे कार्बन एटम है, और एक एक कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन है, वो ये दिखाया गया है यहाँ पर। आइए इसके बारे में, इसके कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में कुछ और जानें। हम पढ़ रहे हैं इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इथेन का। सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्शन फार्मूले के द्वारा किस प्रकार से लिखा जा सकता है। आपके स्क्रीन पर 4 प्रकार के फार्मूले इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन के दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन या ग्रसित संरूपण किसे कहते हैं। ग्रसित संरूपण उस संरूपण को कहते हैं जिसमें सभी समूह या एटम किसी कार्बन कार्बन एकल बंध के आसपास एक दूसरे के सीध में अवस्थित हों, यानी उनके बीच में जो बंधकोण बने या उनके तल में जो बंधकोण बने वह 0 या 0 डिग्री हो। जैसा कि आपको बताया गया था कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इक्लिप्स्ड संरूपण को प्रदर्शित करता है। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है जिसमें जो मॉलिक्यूल है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से दिखाया जाता है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर ये सामने वाला कार्बन है तो वो ये लाल रंग के बिंदु से दिखाया गया है। अगर ये पीछे वाला कार्बन है तो इसको बड़े गोले से दिखाया गया है। सामने वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो ये लाल बिंदु वाला सामने वाला हाइड्रोजन, इसमें 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है। इस बिंदु से 3 बंध निकल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पिछला वाला हाइड्रोजन कार्बन है उससे भी 1, ये 2 और ये 3 बंध निकल रहे हैं। आप ये कहेंगे कि अगर इन दोनों सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन और पिछले वाले कार्बन हाइड्रोजन बंध के बीच में यदि 0 का डिग्री है तो यहाँ पर ये छोटा सा एंगल क्यों बन रहा है, दिखाया इस तरह से क्यों दिखाया गया है। देखिए, यदि 0 का डिग्री इन दोनों के बीच में बने तो फिर ये दोनों लाइंस एक ही जगह पे होंगी और हमें दिखेंगी ही नहीं। तो जो स्टडी करने के लिए, पढ़ाई के लिए या अध्ययन करने के लिए या ऐसे समझाने के लिए 0 डिग्री न बना के छोटा सा एंगल बना के इसको यहाँ से इस प्रकार से हर बंध को दिखाया गया है। और क्योंकि ये एक ही सीध पे हैं तो जिस तरह से ग्रहण के टाइम पे सभी जो प्लैनेट्स वो एक सीध में होते हैं और उसी तरह से यहाँ पर भी अगर सभी हाइड्रोजन एटम्स एक ही सीध पे हों या समूह एक ही सीध पे हों तो उसे ग्रसित संरूपण कहा जाता है। और इससे एक हाइड्रोजन, सामने वाला हाइड्रोजन पीछे वाला हाइड्रोजन को छुपा लेता है, जिस प्रकार से एक प्लैनेट दूसरे को छुपा लेता है ग्रहण के समय। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को छुपा लेता है। अब ये देखिए कि इसका दूसरा रूप है, दूसरा प्रोजेक्शन फार्मूला है फ्लाइंग वेज फार्मूला। फ्लाइंग वेज फार्मूले में कार्बन कार्बन जो बंध है उसको एक तिरछे तरह से दिखाया गया है, साइड से दिखाया गया है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन दोनों स्पष्ट दिख रहे हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। ये अगर वो कार्बन है जो कि लाल बिंदु से दिखाया गया है तो ये वाला कार्बन
ये बड़े गोले से जो दिखाया गया है वो वाला कार्बन है। दोनों कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो हाइड्रोजन्स हैं इसमें से, क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन है, टेट्राहेड्रल कार्बन का जो है एक हाइड्रोजन हमारी ओर, जिसे इस मोटे लाइन से दिखाया गया है, एक हाइड्रोजन या एक बंध इसी तल पे, आपके स्क्रीन के तल पे, और एक हाइड्रोजन हमसे दूर जाता हुआ जिसको टूटे हुए लाइन से या आंशिक लाइन से, अपूर्ण लाइन से दिखाया गया है या पार्शियल लाइन से दिखाया गया है। तो इसी तरह से टेट्राहेड्रल कार्बन है, चतुष्फलकीय कार्बन है, और उसको इस प्रकार से दिखाया गया है। ये सामने वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, उसमें भी इसी तरह से जो लाइंस पूरी हैं वो इस तल के ऊपर हैं, जो आपके स्क्रीन के तल के ऊपर हैं। जो मोटी लाइन है, मोटा बॉन्ड है, वो आपकी तरफ आता हुआ, जो डॉटेड लाइन है वो आपसे दूर जाता हुआ, इसे कहते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला। और जो लास्ट फार्मूला यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सॉहर्स फार्मूला। सॉहर्स फार्मूले में ये जैसे लकड़ी का घोड़ा होता है उसका स्टैंड होता है, उसी प्रकार से ये है, इसको दिखाया गया है। फ्लाइंग वेज फार्मूले से सॉहर्स फार्मूले को समझना बहुत आसान है। इसमें जितने भी मोटे और आंशिक बंध हैं उनको सिंपल प्लेन बॉन्ड से, प्लेन लाइन से दिखाया गया है। तो इसे कहते हैं सॉहर्स फार्मूला। इस प्रकार से इथेन को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखें, इसमें फ्लाइंग वेज फार्मूले और सॉहर्स फार्मूले में ये एकदम क्लियरली दिख रहा है कि सभी बंध एक ही सीध में हैं। जैसे ये वाला मोटा लाइन से दिखाया गया हाइड्रोजन इस मोटे लाइन से दिखाए गए हाइड्रोजन के एक ही सीध में या पैरेलल है। तो ये अगर हम यहाँ से देखें, ये दोनों एक ही सीध पे है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सीध में, और अगर यहाँ सामने से देखें तो एक दूसरे को छुपा लेंगे। उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है ऊपर सीधी लाइन से और प्लेन लाइन से दिखाया गया है, ये दोनों एक दूसरे के सीध में हैं, पैरेलल हैं, और अगर सीध से देखें तो एक दूसरे को वो छुपा लेंगे। इस हाइड्रोजन के सीध से देखें, पिछला वाला हाइड्रोजन इसके पीछे छुप जाएगा। तो ये है इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन या ग्रसित संरूपण के ये चार फॉर्मूले, चार प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें कि निकटवर्ती हाइड्रोजन एटम्स के बीच जो दूरी है वो बहुत कम है, क्योंकि वो एक दूसरे के सीध में हैं। इसी प्रकार से तलों में जो अंतर है, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन बंद है, इसका जो तल और इसका तल, इन दोनों का तल एक ही है, तो इन दोनों के तल में कोई कोण नहीं है, और वो इस एंगल को 0 डिग्री बोला जाएगा। और इस एंगल को दोनों निकटवर्ती कार्बन के ऊपर जो बंध हैं उनके तलों को डायहेड्रल नाम दिया गया है, डायहेड्रल एंगल, और यहाँ पर उस डायहेड्रल एंगल का मान है 0। सभी जो कार्बन हाइड्रोजन बंध हैं वो एक ही लाइन पे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष, और इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन यानी बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण है, क्योंकि ये जो बंध हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स से ही बने हुए बंध हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस बंध का और पिछले वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही सीध में होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन या प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। और यही कारण है कि इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है इथेन का दूसरे कॉन्फॉर्मेशंस के तुलना में। ये देखिए इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, इसमें दोनों हाइड्रोजन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, एकदम सीध पे हैं, सारे कार्बन हाइड्रोजन बंद एक ही लाइन पे हैं और यहाँ पर एक ही सीध में हैं। यहाँ इसको समझाने के लिए, लिखित रूप से समझाने के लिए इनके बीच में थोड़ा सा एंगल दिया गया है, अदरवाइज़ ये एक दूसरे के सीध में होते हैं। और इनके हाइड्रोजन्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन है। टॉर्शनल स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण है, इसीलिए यह जो मॉलिक्यूल है इस संरूपण में रहना पसंद नहीं करता, वो थोड़ा सा
इस तरह से होना चाहता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, निकटवर्ती कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहें ताकि प्रतिकर्षण कम हो। इसीलिए बंध में थोड़ा सा तनाव होता है और उस तनाव को कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन। इस कॉन्फॉर्मेशन की ऊर्जा मैक्सिमम होती है और इसका स्थायित्व मिनिमम होता है। दूसरा कॉन्फॉर्मेशन है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड या अंतरित संरूपण अंतरित संरूपण, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की तुलना में यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो तल हैं, ये एक तल है और दूसरा ये तल है। इन दोनों के बीच में ये मैक्सिमम डिग्री है एक दूसरे से दूर ये जो रह सकते हैं। टोटल एंगल है 360 डिग्री को 360 डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब इस कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो तल है और उसके निकटवर्ती कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो तल है उसके बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला आप देख रहे हैं और इसमें निकटवर्ती कार्बन यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनके बीच का एंगल जो है वो मैक्सिमम है। उनके बीच की, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच मैक्सिमम दूरी है। स्टेरिक हिंडरेंस या त्रिविम बाधा नहीं है क्योंकि जो एटम्स हैं एक दूसरे से दूर हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन बंधों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण मिनिमम है। इस वजह से ये कॉन्फॉर्मेशन बहुत स्थायी कॉन्फॉर्मेशन है, इसकी ऊर्जा मिनिमम है और ये स्टेबिलिटी जो है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की मैक्सिमम होती है और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी जो है, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की ऊर्जा मैक्सिमम होती है और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की ऊर्जा कम होती है। तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बहुत स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि इक्लिप्स से स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जस्ट घूर्णन से, कार्बन कार्बन बंध के चारों ओर घूर्णन से प्राप्त होता है और इस घूर्णन के लिए ऊर्जा आसपास से या यौगिक के वातावरण से ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखिए ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन के दूसरे रूप, ये है सॉहर्स फार्मूला, ये है फ्लाइंग वेज फार्मूला। जैसा कि हमने इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन का देखा था वैसा ही यहाँ पर हमने स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन का देखा हुआ है। या देखिए ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, उसके सीध में कोई दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं है। यह निकटवर्ती कार्बन के दोनों हाइड्रोजन बंध के बीच में से इसका कोण बन के निकलता है। इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है, यह इसको अगर हम यहाँ पर प्रक्षेपण करें, इसका अगर प्रोजेक्शन लें तो इन दोनों के बीच में से इसकी छाया निकल कर आएगी। यानी इसी प्रकार से हर हाइड्रोजन जो है, कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कार्बन का दूसरे कार्बन के ऑल्टरनेट या अंतरित अवस्था में है, इसलिए इसको अंतरित कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर फ्लाइंग वेज फार्मूला है और इसमें भी आप देखें कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है हमारी तरफ है, तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है एक हमारी ओर और दूसरा हमसे दूर। इस तरह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो इन दोनों के बीच में से निकलकर यहाँ पर दिख रहा है। ये इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है और इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन के पिछले कार्बन को, इसको स्थिर रहने दें, जो पिछला कार्बन है जिसको बड़े गोले से दिखाया गया है, उसको अगर हम 60 डिग्री रोटेशन इस कार्बन बंध के एक्सिस की चारों ओर कर दें तो हमें स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। आइए देखें इसका एनर्जी प्रोफाइल इथेन का। ये देखें कि इस साइड में वाई एक्सिस में अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा ली है, ये एंगल ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन का एंगल कोण लिया है। तो अगर हम यहाँ पर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की ऊर्जा सबसे कम होती है। 60 डिग्री अगर इसको हम रोटेट करें पिछले वाले कार्बन को, तो हम देखते हैं
कि ये हाइड्रोजन 60 डिग्री पर अगर रोटेट करें तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सीध में, ये हाइड्रोजन पिछले वाला इस हाइड्रोजन के सीध में, और ये पिछले वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के सीध में आ जाएगा। तो हमें ये कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे घूर्णन होगा और ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, ऊर्जा बढ़ती जाएगी और सबसे मैक्सिमम ऊर्जा होगी। इस इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन के बीच 2.9 किलो कैलोरीज पर मोल का अंतर होता है, जो कि आसपास के वातावरण से प्राप्त कर लिया जाता है। यदि घूर्णन को जारी रखें, यानी सामने वाले कार्बन को स्थिर ही रखते हैं, पिछले वाले कार्बन को जो बड़े गोले से दिखाया गया है उसको हम घूर्णित करते हैं, तो फिर दोबारा 60 डिग्री के रोटेशन पर, यानी कुल 120 के रोटेशन पे फिर हमें स्टैगर्ड प्राप्त होगा। यहाँ देखिए ये घूम के आया। यहाँ मैं बता दूं आपको, जो हम घूर्णन कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो पिछले हाइड्रोजन को अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो वो यहाँ तक आ जाएगा, जो कि ये दिख रहा है। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन क्लॉकवाइज करें घूर्णन तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो यहाँ दिख रहा है, और ये हाइड्रोजन जो पिछले वाला क्लॉकवाइज 60 डिग्री करें तो इधर आ जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। इस तरह से हमें फिर जो है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा, और जो कि जिसे आंतरिक कॉन्फॉर्मेशन भी आप कहते हैं, संरूपण कहते हैं, और उसकी ऊर्जा कम होगी। तो इसी तरह से दोबारा अगर हम 60 डिग्री तक पहुँचें तो यानी 180 कुल, तो फिर हमें ग्रसित संरूपण या इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। इन्हीं के बीच में एक अरेंजमेंट जब 30 डिग्री तक हो चुका होता है घूर्णन, तो एक इस तरह का हमें कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसको हम स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन की ऊर्जा अंतरित यानी स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में ऊर्जा होती है, यानी 30 डिग्री का रोटेशन हो चुका है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर, इन दोनों के बंद कोण के बीच में दोनों के प्लेन एंगल, जो कार्बन हाइड्रोजन और पिछला कार्बन हाइड्रोजन का जो प्लेन है, जो तल है, उनके बीच के अंतर 30 डिग्री का है। ऐसे बीच वाली स्थिति को स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसकी ऊर्जा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन से या अंतरित कॉन्फॉर्मेशन से 1.5 किलो कैलोरीज पर मोल ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ईथेन का, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ईथेन का जो कॉन्फॉर्मेशन वो समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर में हम ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।